এআইএ কেস ত্রিপুরা প্রতি সময় আপনাদের সঙ্গে আসছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে। আজকে আমরা পেয়ে গিয়েছি সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরিকে। নানা বিষয়, ভারতবর্ষ, সিপিআইএম দল, ইউক্রেনের সমস্যা, ভারতবর্ষও সমস্যা জর্জরিত, সব মিলে আছে। তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাই। প্রথমেই যে প্রশ্নটায় সরাসরি চলে যাচ্ছি। নমস্কার, যেটা জানতে চাইছি যে হিস্টোরিক ফার্মার স্ট্রাগলস এবং তারপরে কৃষক শ্রমিক ঐক্য একসঙ্গে রয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও আমরা কৃষকদের একত্রিত হয়ে এই আন্দোলনের সাফল্য পেতে দেখেছি। এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি? মানুষ তো তাকিয়ে আছে। এটা তো আমি মনে করি कि आज हिंदी तो बोल दिया। तो आज के इस वर्तमान परिस्थिति में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है हमारे देश के किसानों की संघर्ष की। और वो ना सिर्फ जीत है, वो उसके चलते हुए बहुत सारे तबकों को उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया, एक विश्वास दिया कि संघर्ष करके हम जीत सकते हैं। अगर मोदी को ही झुका सकते हैं, हाँ, तो ये संभव है, जीत सकते हैं। ये एक पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट ये रहा कि अब इस आंदोलन के दौरान इस साल में किसान आंदोलन और हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्षों में जुड़ाव हुआ। सॉलिडारिटी नहीं, सहानुभूति नहीं, लेकिन एक्चुअली इन एक्शन साथ मिलकर उन्होंने दोनों ने अपने स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन के स्ट्राइक को किसान समर्थन दिए, किसानों के एक्शंस को ट्रेड यूनियन समर्थन दिया और खेत मजदूरी ने। और ये हम समझते हैं आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। 3 मुख्य बातें इसने शुरू कर दी। एक ध्रुवीकरण हो रही है देश में। पहला ये है कि पूरा हमारे खेती के किसान का तबका आज हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा है। और ये पहली बार है क्योंकि देश के अंदर शासक वर्ग के नेतृत्व देता है बड़ा पूंजीपति, और उस शासक वर्ग के साथ जुड़े हुए थे अपने देश के धनी किसान और देश के किसान तबके के बहुत सेक्शन। अब वो अलग हो गए। अलग होने का इसका परिणाम है आने वाले दिनों में ये किस तरीके से ये जो है ये एक नए रास्ते खोलता है हम लोगों के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, कि नए आपको सहयोगी मिलेंगे संघर्षों में। दूसरी बात इसी समय जो हो रहा है वो ये है कि बड़े पूंजीपति और छोटे पूंजीपतियों के बीच में एक तनाव पैदा हो गया। बड़े पूंजीपति अदानी अंबानी वगैरह वो अपने मुनाफे और अपनी संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। देश के अंदर लाखों MSME, छोटे कारोबार, ये सब बंद पड़े हैं, ठप। तो छोटा पूंजीपति जो है वो उसकी जगह वो जो कारोबार करता था वो सब बड़े पूंजीपति हड़प रहे। तो अब ये भी एक नया चीज पैदा होके आया किसानों के संघर्ष में कि अब ये छोटा पूंजीपति का सेक्शन जो है वो आने वाले दिनों में संघर्षों में अपने साथ आने का संभावना है। ये एक बड़ी बात है, यानी पूंजीपति वर्ग के अंदर ही एक छेद हो रहा है। तीसरी बात ये हुई है कि ये कृषि कानून, कृषि जो है हमारे संविधान के चलते हुए ये राज्यों के हक में आता है। अब कृषि कानून लागू कर दिया मोदी साहब की सरकार ने बिना राज्यों के साथ संपर्क दिए हुए, और GST के जो बकाया है वो भी नहीं दे रहा है। हर स्टेट के अंदर गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं जो सीधा RSS के लोग हैं, वो पूरा हस्तक्षेप कर रहे हैं। गवर्नर का मतलब नहीं है, वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से राज्यों के अधिकारों के ऊपर हमला जो है बढ़ रहा है। अब देश के अंदर कई सारे राज्य हैं जहां पर आपके रीजनल पार्टीज जो है सरकार बनाया, और उनके बीच में और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, ये तनाव जो है ये भी बढ़ रहा है। तो आज तक जितने रीजनल पार्टी सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को पार्लियामेंट में, उनमें से अब आने वाले दिनों में देखेंगे किसान आंदोलन के चलते हुए उनमें से कई सारे लोग अब उनके विरोध में खड़े होंगे।
ये ऑलरेडी शुरू हुआ। तेलंगाना का मुख्यमंत्री पहले समर्थन दे रहा था, अब जो है विरोध में आया। अब इसी तरीके की दबाव पड़ेगी बाकी सब पे भी। अब ये भी यानी नया मौका देता है कि नए सहयोगी हमें मिल सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। सो किसान आंदोलन का महत्व ना सिर्फ उनकी जीत है, वो ऐतिहासिक है, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया इस तरीके से जो परिवर्तन जो आने वाले दिनों में जन संघर्षों को और प्रभावित करेगा। तो ये 5 states election which is going on now, is there any effect to in this election? Do you think? Of course there is. There is a very big effect. In Uttar Pradesh, for instance, the entire Kisan Andolan and the whole Kisan Sanyukt Morcha's call, saying defeat BJP. Right. They are not saying whom to elect. They are saying just defeat BJP. You know, that is having an effect all over the place, and particularly in Western UP and in the 4 phases that have been conducted so far, it has had a very big impact. And many of the BJP state governments, where there are no elections also, they are forced now to actually take measures in the favor of the Kisans. Otherwise, they think that they will lose people's support. Right. So it is having an effect. इस वर्तमान परिस्थितिते, in the present condition, the leftists seem to be the only option for the people. You are going to one party congress also in the next month. Then why is not only option being executed successfully? Well, that depends on our organizational capacities to execute it. Objective situation is that this is a very, very opportune movement for the left and particularly for the CPIM to actually advance. Now, हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में? हिंदी में बोले। हाँ, तो अब ये परिस्थिति जो है, ये माहौल ये पैदा हुआ है कि वामपंथी ताकतों को और खासतौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को लोग जो है पहचान रहे हैं कि ये सक्रिय तरीके से लड़ सकता है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हो या ये आर्थिक नीतियों के खिलाफ हो, लोगों की समस्याओं के ऊपर की सवाल हो, और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए लोगों की जनवादी अधिकारों के बारे में। अब कितने सारे लोगों को जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है वो जो है राष्ट्रद्रोही, उसको यूएपीए में डाल दिए, सेडिशन में डाल दिए। अब ये सब अधिकारों को बचाने के लिए लेफ्ट के अलावा और कोई कंसिस्टेंट है नहीं। अब सवाल ये है कि इसको हम इस्तेमाल करें, वो डिपेंड करता है हमारी अंदरूनी संगठनात्मक ताकत पर। ये रिकॉग्नाइज हम ही नहीं, ये परिस्थिति नहीं, ये आज मोदी भी कर रहा है। इस चुनाव से पहले जो इंटरव्यू दिया था वो ANI को पूरे ऑल वहाँ पे बोला कि ये वामपंथी ताकतें तो अब मुकर गए, अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक कोने में पड़े हैं केरला के अंदर। लेकिन उसने कहा कि ये बड़ी खतरनाक विचारधारा है, इसको जरूर हराना जरूरी है। यानी अपने वर्ग दुश्मन समझ रहे हैं हमारी अहमियत। अब हमें जो है उसको लागू करना है। इसलिए आने वाली पार्टी कांग्रेस में पूरा फोकस यही है कि अपनी अंदरूनी ताकत को मजबूत करो, वामपंथी एकता मजबूत करो, वामपंथी जनवादी ताकतों के बीच में संघर्षी एकता मजबूत करो, और उसके आधार पर एक व्यापक जितने सेकुलर ताकतें हैं ब्रॉडेस्ट फ्रंट एक बना के इस बीजेपी और मोदी को हराना है। मेन लक्ष्य है कि बीजेपी मोदी को हराकर सरकार से हटाना, ये जरूरी है, देश के लिए अनिवार्य है। और हमारा ये छोटा सा स्टेट में जो लोग सबसे गरीब है, एकदम पीछे है, 2 वक्त की रोटी के लिए काम मिलने से खाता है, वो सोच रहा है कि जो ये बीजेपी का राज चल रहा है देश में, अब कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे गोल्डन टाइम है उसका प्रगति का उत्थान का लिए। इस बारे में आपको क्या कहना? ये तो वो है, बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे लोग, लेकिन वो हम कर पाएंगे कि नहीं वो आप और हम पे डिपेंड है ना। ये मौका तो है,
उसके लिए हमें पहुंचना है लोगों तक, हमें पहुंचना है। तो हमारे लिए एक ही यंत्र है, हमारा एक ही साधन है, वेपन है हमारे पास, वो है हमारे संगठन। उस संगठन को मजबूत किए बिना ये अनुकूल परिस्थितियां हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उसीलिए अपनी पूरी की पूरी जोर यही है कि अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाओ। अब इतने सारे लोग हैं नौजवान जो हमारे पास आकर्षित होकर आते हैं, अब उनको हमें जो है सक्रिय तरीके से, संगठनात्मक तरीके से उनको जोड़ना जरूरी है। अब देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, अगर कोई देख रहा है, नौजवान देखता है कोई ताकत है जो इस सवाल पर लड़ रहा है और सही मांगे उठा रहा है, जिस मांगों को आज दूसरे पार्टी जिसके सरकार है उसको लागू करना पड़ रहा है। अब राजस्थान में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी देंगे। जो मांग हम लोग कर रहे थे आज से नहीं, वो उस समय से, मनमोहन सिंह के समय से अभी, और मनमोहन सिंह ने वादा किया था जब हम पार्लियामेंट में भी थे, वादा किया था कि मेरे को खुद बोला मिस्टर येचुरी, आफ्टर 1 ईयर वी विल एक्सटेंड इट टू द अर्बन एरियाज। लेकिन तब तक वो किया नहीं, और ये सरकार गई तो ये मनरेगा को भी घटा रहे हैं। अब ये नौजवान देखता है कि ये है ताकत जो हमारी बात ना सिर्फ उठाता है लेकिन उसमें दबाव डालता है कि दूसरे लोगों को भी उसको लागू करना है। तो उसको हम अपने ऊपर अब निर्भर है कि ये अपॉर्चुन मूवमेंट को हम इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, और उसी के लिए ये पूरी तैयारी हो रही है पार्टी कांग्रेस की। Recently, the words corporate communalism. What does it mean? ये तो कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस बोला। Right. अब देखिए जितना भी देश के अंदर अपनी नेशनल एसेट्स का लूट हो रहा है, एकदम लूट है ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, निजीकरण नहीं है, ये है कि तुम्हारा देश का जितना संपत्ति है वो सब संपत्ति को आज लूटा जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है? वो बड़े पूंजीपति हैं। और बड़े पूंजीपति मोदी सरकार को समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये मुनाफाई फायदा मिल रहा है। और मोदी सरकार उस समर्थन से वो क्या कर रहा है? लव जिहाद 80%, 20% हिंदुत्व राष्ट्र वो लगा के अपनी देश के संवैधानिक व्यवस्था को ही ध्वंस कर रहा है। तो अब ये कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट पूरी की पूरी देश के शासक वर्ग, बड़े पूंजीपति, वो आज मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि ये उनको बहुत संपत्ति सौंप रहा है। Right. और उस समर्थन को लेकर मोदी सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो एक इसकी फांसीवादी रुझान जो है मोदी सरकार की, उसको सपोर्ट जो है बड़ी पूंजीपति करते हैं। और ये बात, ये लक्ष्य आप जरिए अगर इतिहास के पन्ने खोल कर देखोगे आप, सबसे बड़े हिमायती हिटलर के थे दुनिया के सबसे बड़ा पूंजीपति। हिटलर के मरने के बाद मिला उसके स्टडी टेबल पे हेनरी फोर्ड का तस्वीर रखा हुआ, और बाद में पता चला कि क्यों हेनरी फोर्ड का तस्वीर लगाया। तो वो बोलता है कि एक तो उसकी मदद जो है जो मिली है पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये फोक्सवैगन क्या है? वो फोक्सवैगन जर्मनी में है पीपल्स कार, फोक्सवैगन पीपल्स कार। वो पीपल्स कार बनाने के लिए बड़ी पूंजीपति तो मदद किया हिटलर को, तो उसकी पूरी प्रोपेगेंडा को वो मदद किए। तो जब पूछा गया उनसे कि इसको क्यों रखा, तो बड़े पूंजीपतियों के, दुनिया के बड़े पूंजीपति, उनके जवाब क्या था? हिटलर मौका देता है हमें हमारे मुनाफे बढ़ाने के लिए। वो जो भी कर ले, फांसीवाद कर ले, वो जो मरवा दे लोगों को, जो भी कर ले, वो अलग बात है। ये है असली चरित्र पूंजीवाद का। लोग भी मरे कोई बात नहीं, मेरे मुनाफे बढ़ रहे कि नहीं। और वही हो रहा है। कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस का मतलब वही है इंडिया में जो अब हो रहा है। Election is a part of a struggle, do you know things? So, what is your views regarding our election commissions? And have you any thought of any way to release them from the pressure from central government? Is there any? एक ही तरीका है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से अपना काम करें।
और वो तरीका है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो है उसको बदलना चाहिए। अब क्या है, जो सरकार है वो तय करती है कौन बनेगा इलेक्शन कमीशन। जैसे आपके सीबीआई डायरेक्टर है, जैसे आपके लोकायुक्त है, आप जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाइए, जहाँ पर रहेंगे प्रधानमंत्री, जहाँ पर रहेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जहाँ पर रहेगा आपका स्पीकर और दोनों हाउस के चेयरमैन, और कोई एक पांचवा जो इंडिपेंडेंट जो भी है, ये कमेटी बनाइए जिस तरीके से अब होता है सीबीआई डायरेक्टर के बारे में। जब तक ये नहीं आएगा आप इंडिपेंडेंट लोगों को नहीं रख पाएंगे, सिर्फ सरकार के कठपुतली रहेगी। और वही आज जो चल रहा है, आज यूपी के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट खुले रूप में भाषण देते हैं कि मुसलमानों को मारो, अपने देश को बचाना है तो इन लोगों को खत्म करो, कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री खुद उल्लंघन करते, मैंने कल को है तो तुम्हारा पोलिंग, आज जो है एएनआई को बुलाकर वो जो है पूरी देश भर में इंटरव्यू देते हैं। कोई है मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट? तो जो आप कैंडिडेट्स को आप रोक देते हो 48 आवर्स से पहले, तुम कैंपेन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री खुद उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उनके अब कोई अंकुश नहीं। तो इसलिए यही एक ही तरीका है, वरना इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कभी नहीं रहेगी। इसको बदलना जरूरी है, अनिवार्य है। हमने पूरी कोशिश की मनमोहन सिंह साहब की सरकार के अंदर, लेकिन उस समय मतलब बीजेपी समझ रही थी कि वो आ रहे हैं सरकार में, तो उन्होंने माना नहीं। और अब पता चल रहा क्यों नहीं माना, अब ये साफ से नजर आ रही है ईवीएम के सवाल पे। अब ये सब चीज़ों पे इलेक्शन कमीशन किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, ये बड़ा खतरनाक। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर किया था कि आपका वोटिंग मशीन है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट है जो एक्चुअली गिनता है, और उसके बीच में आपने कहा वीपैट लगा। तो हम कोर्ट के हिसाब से हमारी इंटरप्रिटेशन, पहले वोटिंग होगा, हाँ, दूसरा होगा कंट्रोल, तीसरा होगा वीवीपैट। अब क्या है, वोटिंग मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल। अब वोटिंग मशीन से वीवीपैट में सही दिखेगा, अब वीवीपैट से कंट्रोल मशीन में क्या जा रहा है ये किसको मालूम है। अब ये है पॉइंट, मैं बोले उसको बदलो, नहीं, आज तक नहीं हुआ है। ये जनता एक्चुअली ईवीएम को भरोसा नहीं कर रहा है, वही इसी वजह से इसका लिए अगेंस्ट बीजेपी जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब मिलाकर निर्वाचन कमीशन को और जोरदार अरे कितने बार किए हम, पिछले 2019 के चुनाव देखा है, 19 चुनाव से पहले 15 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर उनके पूरे सबसे सर्वोत्तम नेता सब मिलकर, मैं भी था उसमें, मिलकर पैदल गए एक मीटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां से पैदल मार्च गए टू इलेक्शन कमीशन, कहते हुए कि इसको सुधारो आप, एटलीस्ट जो बात मैं अभी कह रहा था यूनिट्स का प्लेसमेंट वो तो बदलो। नहीं तो वीवीपैट में जो वोटर को दिखाता है कि उसका सही वोट दिया है कि नहीं, वो पता होगा ना। नहीं, हमारा ये है कि नंबर 1 वीवीपैट सब में लगाओ। हाँ, अब एक बूथ में क्या मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हाँ, तो आप 5 बूथों में लगा रहे हैं एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या मतलब है। ठीक है, वो भी पहले गिनो ताकि पता चले कि गड़बड़ है कि नहीं, लेकिन वो गिनते हैं सबसे बाद में। क्या मतलब क्या है, इसका मतलब टोटल ये जो है उसका फेवर में ले वही सिचुएशन को, और तब तक पता चल जाता तुम्हें कौन लीड कर रहा क्या है। ये सब जानते, इसको सब सुधारना है, इलेक्शन को करना है। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन within our period stipulated time, that do you think our foreign policy and Ministry of Foreign Affairs is looked into regarding this Ukraine and Russia? Well, our foreign policy and our foreign ministry has become a completely
a subordinate ally of USA and US policies. Today, militarily, strategically, India is the junior partner of USA in the world. But with Ukraine, a new crisis has come. Yes. And the crisis is that for India and for the Modi government, there would have been no crisis for India if Modi government had followed an independent foreign policy. Right. अगर निष्पक्ष फॉरेन पॉलिसी फॉलो ना करने की वजह से अब क्या हो गया, यूक्रेन के सवाल पर रशिया के साथ पाकिस्तान भी है, चीन भी है, और अगर अमेरिका के दबाव में इंडिया जो है अमेरिका का पक्ष लेता है, तो जो बात हम लोग पहले कर रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर दबाव डाल के बोला रशिया, चाइना, इंडिया, ये तीनों अगर इकट्ठा होते तो ये बड़ा मजबूत ये होता है। अब उल्टा क्या हो गया आज, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है। और उसको वो करते हुए आज संकट में है। अब आज रात को होगा वोट संयुक्त मोर्चे में, सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इंडिया को दोनों की तरफ से दबाव है, अमेरिका से तो वॉकआउट कर दिया, चाइना एंड इंडिया। हाँ, अब और कोई चारा नहीं है, वॉकआउट करिए। वॉकआउट भी कर गए तो अमेरिका ये उसका इंटरप्रिटेशन ये रशिया के समर्थन में। अगर रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाले तो मतलब ये है कि रशिया के समर्थन में। अब अमेरिका के दुम चल्लू बन गए तुम, अब अमेरिका तुम पे नाराज है। अब इसका क्या परिणाम होगा, ये बहुत खतरनाक परिस्थिति मोड़ पर पहुंच गए हम यूक्रेन के सवाल को लेकर। डू यू थिंक दैट आवर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देयर वेरी मच फेल्ड टू असेस द यूक्रेन इशू? दे मे नॉट हैव फेल्ड टू असेस, लेकिन सवाल ये है कि वो अमेरिका के साथ इतना जुड़ गए हैं, असेसमेंट भी सही होगा तब भी आपकी रुझान जो है गलत है। अब अफगानिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा मदद अगर अफगानिस्तान को कोई देश किया तो वो था भारत। हॉस्पिटल बनाए तुम, स्कूल्स बनाए तुम, उसको एड दिया खरबों डॉलर की। उसके बाद इंडिया का क्या रोल है, पोस्ट अमेरिकन नेटो ट्रूप्स निकलने के बाद टोटली साइडलाइन है। क्यों साइडलाइन हो आप साइडलाइन इसलिए हो क्योंकि आपको दुनिया देख रहा है कि अमेरिका के जूनियर पार्टनर हो तुम। अब यूक्रेन में भी साइडलाइन हो तुम। तो यही जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, एक निष्पक्ष पॉलिसी होने की जो गर्व था, जिसका एक पोजीशन था दुनिया में, आज जो है उस सबको बिगाड़ दिया ये मोदी सरकार ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। আমরা অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলাম, আপনারাও শুনলেন, আপনাদের মতামতও আমরা জানবো। আজকে এইটুকুই থাক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলকে নমস্কার।